हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मन ईस्टर्न बोरलॉग की। एनी बोरलॉग जो कि फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं वर्ल्ड के। नॉर्मन ईस्टर्न बोरलॉग वो मार्च 25 1914 में उनकी जन्म हुआ था और 12 सितंबर 2009 में डेथ हुई थी। अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे humanitarian who led initiative worldwide that contribute to extensive increase in agricultural production termed the green revolution। उन्होंने दुनिया भर में कंट्रीब्यूट किया था एक्सटेंसिव इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टर्म द ग्रीन रिवॉल्यूशन। उनने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हो रहा था उसको एक्सटेंसिवली इंक्रीज़ किया था और दुनिया भर में इंक्रीज़ किया था, इसीलिए उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दी गई है। बोरलॉग वॉज अवॉर्डेड मल्टीपल ऑनर्स फॉर हिज वर्क इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम एंड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। बोरलॉग के काम के लिए उन्हें मल्टीपल ऑनर्स मिले हैं, मल्टीपल ऑनर्स अवार्ड किए गए हैं, जिसमें नोबेल पीस प्राइज़ भी है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी है और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी है। ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी, मतलब 1950s की बात कर रहा है, मिड 20th वही होती है। 1950s में बोरलॉग लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हाई यील्डिंग वेराइटीज़ कंबाइंड विद मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टेक्निक एट मैक्सिको, पाकिस्तान एंड इंडिया। 1950s में बोरलॉग ने हाई यील्डिंग वैरायटी इंट्रोड्यूस की थी जो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्निक से कंबाइन की गई थी मैक्सिको, पाकिस्तान और इंडिया की। एज अ रिज़ल्ट मैक्सिको बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट बाय 1963। 1963 में इन्हीं की वजह से मैक्सिको नेट एक्सपोर्टर बना है व्हीट का। ठीक है, एक्सपोर्टर मतलब निर्यात करने वाला, एक्सपोर्ट आउट, अपने देश से बाहर भेजना। Between 1965 and 1970s, wheat yield nearly doubled in Pakistan and India। 1965 और 70s में wheat yield जो है वो नियरली डबल हो गई पाकिस्तान और इंडिया में, ग्रेटली इम्प्रूविंग द फूड सिक्योरिटी इन दस नेशंस। और इन नेशंस में, इन देशों में फूड सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी थी। मतलब इन्हें फूड यदि इसकी कमी रहती है, मतलब फूड सिक्योरिटी बढ़ाना मतलब कि वहाँ पे खाने की कमी नहीं आएगी। बोरलॉग वॉज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, वो भी वर्ल्ड में। एंड इज़ क्रेडिटेड विद सेविंग ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द स्टारवेशन। और उनको क्रेडिट जाता है बिलियन पीपल, मतलब दुनिया भर के कम से कम बिलियन लोगों को भूख से बचाने का, भूखमरी से बचाने का। अकॉर्डिंग टू जैन डगलस, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, द सोर्स ऑफ दिस नंबर इज़ ग्रेग ईस्टरबुक 1997 आर्टिकल। मतलब जैन डगलस है, वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहे हैं वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के। इसका ग्रेग ईस्टरबुक 1997 का एक आर्टिकल, फॉरगोटन बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, इस आर्टिकल में लिखा था दैट द form of agriculture that Borlaug preaches may have prevented 1 billion deaths। मतलब जिस फॉर्म में बरलॉग ने एग्रीकल्चर को सिखाया है, वो उसकी वजह से बिलियन डेथ्स बच गई है। मतलब बिलियन डेथ्स जो हो सकती थी भूख के कारण, वो नहीं हुई हैं, मतलब लोग बच गए हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये उनका। He was awarded the Nobel Peace Prize in 1970s। 1970 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड पीस थ्रू इंक्रीजिंग फूड सेफ्टी। ही अवॉर्डेड, उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 1970। क्यों मिला है? क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति लाने के लिए। क्यों? फूड सप्लाई में
दुनिया में शांति लाने के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। अब उनका कैरियर क्या रहा है। कैरियर फ्रॉम 1942 टू 44, मतलब 42 से 44 तक के वो बायोलॉजिस्ट रहे हैं डू पोंट विल्मिंगटन डेलावेयर में। 1964 में ही वॉज मेड द डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल व्हीट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एट एल्बर्टन टेक्सिको। एल्बर्टन टेक्सिको में वो डायरेक्टर रहे हैं इंटरनेशनल व्हीट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के ऑन द ईस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। एज अ पार्ट ऑफ न्यूली established consultative group of international agriculture research इंटरनेशनल मैज व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर और सिमिट के भी पार्ट रहे हैं। अब हम देखते हैं कि उनका असली क्या मतलब ड्वार्फिंग व्हीट रिसर्च उन्होंने कैसे की, क्या ऐसा किया जिससे व्हीट में इतनी क्रांति आई कि लोगों की बिलियन लाइव सुनने सेव की। कैसे क्या किया देखते हैं। ड्वार्फिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्रोनॉमिक क्वालिटी ऑफ व्हीट। ड्वार्फ प्लांट्स प्रोड्यूस थिक स्टेम। ड्वार्फिंग एक इम्पॉर्टेंट एग्रोनॉमिक क्वालिटी है व्हीट के लिए। ड्वार्फ प्लांट ये थिक स्टेम प्रोड्यूस करते हैं। जो छोटे पौधे होते हैं गेहूं के, वो थिक स्टेम प्रोड्यूस करते हैं, मोटे स्टेम। द कल्टिवार्स बर्लॉग वर्क विद हेड टॉल एंड थिन स्टॉक। जिन कल्टिवार्स के साथ बर्लॉग काम कर रहे थे उनका थिन स्टॉक होता था और वो लंबे होते थे। टॉलर वीड ग्रासेस बेटर कम्पीट फॉर सनलाइट। जो बड़ी वीड ग्रासेस होती थी वो सनलाइट के लिए तो अच्छा काम करती थी, बट टेंड टू कोलैप्स अंडर वेट ऑफ द एक्स्ट्रा ग्रेन। लेकिन एक्स्ट्रा ग्रेन का वेट के कारण वो कोलैप्स हो जाती थी। अ trait called lodging from the rapid growth sprout induced by nitrogen fertilizer burlog used in poor soil। जब ग्रोथ के लिए बर्लॉग नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते थे तो लॉजिंग हो जाती थी, क्योंकि जैसे ही प्लांट बड़ा होगा, थिन स्टॉक है, ग्रेन के वेट के कारण वो नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही ब्रेड व्हीट टू फेवर शॉर्टर। उनने सोचा कि व्हीट को छोटा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर स्टॉक होना चाहिए एंड कुड बेटर सपोर्ट लार्जर सीड हेड्स, ताकि वो सीड हेड्स को ज़्यादा सपोर्ट कर सके। In 1953, he acquired a Japanese dwarf variety of wheat called Norinten। उनको 1953 में जापानीज ड्वार्फ वैरायटी मिली नॉरिनटेन, जो कि काय से डेवलप की गई थी। ऑरविले वॉगल हैड बीन क्रॉस्ड विद द हाई यील्डिंग अमेरिकन कल्टीवार ब्रीवर 14। मतलब ऑरविले वॉगल और ब्रेवर 14 को क्रॉस करके नॉरिनटेन बनी थी। ठीक है, नॉरिनटेन और ब्रेवर 15 इज़ अ सेमी ड्वार्फ। ये वैराइटीज़ जो थी वो सेमी ड्वार्फ वैराइटीज़ थी। सेमी ड्वार्फ वैराइटी का मतलब 1/2 to 2/3 1/2 से 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ स्टैंडर्ड वैरायटी। मतलब जिस वैरायटी के साथ काम कर रहे थे या फिर जो वैरायटी अभी तक के वहाँ मतलब व्हीट की ग्रो की जा रही थी, उससे 1/2 होती थी या फिर 2/3 होती थी। एंड प्रोड्यूसेस मोर स्टॉक्स एंड दस मोर हेड्स पर ग्रेन। इसीलिए वो ज़्यादा स्टॉक भी प्रोड्यूस करती थी और हेड ग्रेन पर प्लांट मोर हेड ऑफ ग्रेन, मतलब ज़्यादा ग्रेन भी प्रोड्यूस करती थी पर प्लांट। ऑल्सो लार्जर अमाउंट ऑफ एसिमिलेट वर पार्टीशनड इनटू एक्चुअल ग्रेन। और देखो, जब व्हीट स्टॉक छोटा रहेगा, थिक रहेगा, तो क्या होगा कि मतलब वो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एसिमिलेट्स था, मतलब जो न्यूट्रिशन उसमें एसिमिलेट हुए हैं, वो कहाँ एसिमिलेट होंगे? ग्रेन में एसिमिलेट होंगे, और ग्रेन में ही एसिमिलेट होना चाहिए ना, ऐसा। बॉरलॉग ने क्रॉसब्रीड किया सेमी ड्वार्फ नॉरिनटेन और ब्रीवर 14 कल्टीवार को विद हिज डिजीज रेजिस्टेंट कल्टीवार्स। बर्लॉग ने क्या किया? नॉरिनटेन, ब्रीवर 14 और डिजीज मतलब जिसके साथ वो काम कर रहे थे वो डिजीज रेजिस्टेंस कल्टीवार को क्रॉस किया, व्हीट वेराइटीज़ प्रोड्यूस की एंड दैट वर अडॉप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के लिए अडॉप्टेड थी। बर्लॉग की जो न्यू सेमी ड्वार्फ वैरायटी आई थी वो डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी थी। उसको पिटिक 62, पेंजामो 62
कहा गया और उनने पोटेंशियल यील्ड स्प्रिंग वीट ड्रामेटिकली, उनने चेंज कर दी पोटेंशियल यील्ड स्प्रिंग वीट की, मतलब स्प्रिंग टाइम पे जो वीट कहाँ बोया जाता है उसकी पोटेंशियल यील्ड को चेंज कर दिया। बाय 1963 95% ऑफ मैक्सिकोज व्हीट क्रॉप यूज्ड द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप्ड बाय बॉरलॉग दैट ईयर। मतलब 1963 में जितना भी मैक्सिको में वीट कल्टीवेशन हो रहा था उसमें से 95% जो वेराइटीज़ थी मैक्सिको की वो बॉरलॉग की डेवलप की हुई वेराइटीज़ ही थी। दैट ईयर द हार्वेस्ट वॉज 6 टाइम्स लार्जर दैन इन 1944। 1944 में जितना हार्वेस्ट था उससे 6 टाइम ज़्यादा हार्वेस्ट था। द ईयर बर्लॉग अराइव्ड इन मैक्सिको, जिस ईयर मैक्सिको में बर्लॉग आए थे। मैक्सिको हैड बिकम फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट प्रोडक्शन एंड अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। मैक्सिको फुली सेल्फ सफिशिएंट बन गया वीट प्रोडक्शन के केस में और नेट एक्सपोर्टर भी उसका ज़्यादा हो गया वीट का। 4 अदर हाई यील्ड वेराइटीज़ वर आल्सो रिलीज्ड। कौन कौन सी हाई यील्ड वेराइटीज़ रिलीज़ की 1964 में? लर्मा रोजो 64, C8 सेरोस, सोनारा 64 एंड सुपर एक्स। इसमें से लर्मा रोजो 64 और सोनारा 64 बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि ये वीट की वैरायटी है या राइस की, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो अपने को ये भी याद नहीं होता है कि ये वीट की वैरायटी है या फिर राइस की। अब अपन देख रहे हैं कि ठीक है ये तो उनने मैक्सिको में काम किया, अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में क्या चल रहा था जब तक ये कर रहे थे तब तक। देखो, एक्सपांशन टू साउथ इंडिया, द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन मार्च 62 a few of dwarf wheat strain were grown in the field of Indian Agriculture Research Institute in Pusa, New Delhi, India। इंडिया में क्या हुआ कि वो जो ड्वार्फ स्ट्रेन पे काम चल रहा था वो कुछ ड्वार्फ स्ट्रेन जो है वो IRI पूसा न्यू दिल्ली में मतलब ग्रो करके देखे गए। इन मई 62 मतलब मार्च में ग्रो करके देखा। फिर मई 62 में क्या हुआ, MS स्वामीनाथन अ मेंबर ऑफ IARI व्हीट प्रोग्राम रिक्वेस्ट, उनने डॉक्टर BB पाल को जो कि IARA के उस टाइम डायरेक्टर जनरल थे, उनको कहा कि सर बर्लॉग सर की विज़िट करवाओ इंडिया में ताकि अपने को वाइड रेंज ऑफ ड्वार्फ व्हीट सीड मिल सके नॉरिंटेन ड्वार्फिक जीन की। द लेटर वॉज फॉरवर्डेड टू द इंडियन मिनिस्ट्री। अपने यहाँ तो कागज़ी काम के लिए बहुत टाइम लग जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी चल रहा था कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को वो लेटर फॉरवर्ड किया गया। फिर वो वहाँ से सी सुब्रमण्यम ने एक रॉकफेलर फाउंडेशन अरेंज किया ताकि बर्लॉग का विज़िट हो सके। फिर जब मार्च 63 में, देखो बहुत जल्दी काम हो गया था, लेकिन मार्च 62 से 63 में ही काम हो गया। फिर मार्च 63 में रॉकफेलर फाउंडेशन, द मैक्सिकन गवर्नमेंट सेंट बर्लॉग एंड डॉक्टर रॉबर्ट ग्लेन एंडरसन टू इंडिया। हाँ, उनने 2 लोगों को भेजा मैक्सिको की गवर्नमेंट ने, बॉरलॉग और डॉक्टर रॉबर्ट ग्लेन एंडरसन को इंडिया में, ताकि वो अपना काम कंटिन्यू कर सके। उनने कितना सप्लाई किया? ही सप्लाइड 100 kg ऑफ 220 LB। पूछा जा सकता है 100 kg ऑफ सीड फ्रॉम ईच ऑफ द 4 मोस्ट प्रॉमिसिंग स्ट्रेन। 4 मोस्ट प्रॉमिसिंग स्ट्रेन कौन सी हो गई अपनी? ये 4। लर्मा रोजो 64, C8 सेरोस, सोनारा 64 और सुपर एक्स। इन चारों की हर इसकी मतलब जैसे 100 kg इसका भेज दिया, 100 kg C8 सेरोस का भेज दिया, 100 इसका 100 इसका, मतलब ईच के 100 kg उनने भेजा यहाँ पे। 630 promising strain in advanced generation to IARA in अक्टूबर 1963 में वो ये सब लेके आए। टेस्ट प्लॉट्स वर सब्सिक्वेंटली प्लांटेड एट दिल्ली। ओके, टेस्ट प्लांट किए गए कहाँ पे? दिल्ली में, लुधियाना, पंतनगर, कानपुर, पुणे और इंदौर में। ठीक है, फिर क्या हुआ? एंडरसन जो थे वो यहीं रहे रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ व्हीट प्रोग्राम में न्यू दिल्ली में, कब तक के? 1975 तक के। ड्यूरिंग द मिड 1960 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज एट वॉर। 1960 में क्या हुआ कि इंडिया में तो वॉर चल रहा था,
एंड एक्सपीरियंसड माइनर फेमाइन, और माइनर फेमाइन एक्सपीरियंस किए थे उन्हें स्टारवेशन का, विच वॉज लिमिटेड पार्शियली बाई US शिपिंग ऑफ फिफ्थ ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू इंडिया इन 1966 और 1967, जो कि कम ही थी, ठीक है, 1966 और 1967 में. In 1965, after extensive testing, Burlock's team under Anderson began its effort by importing about 200 tons of Lerma Rosso and Sonara 64 semi-dwarf seed varieties for India. फिर क्या हुआ कि बर्लॉक की टीम ने एंडरसन के अंदर में 200 टन्स ऑफ लर्मा रोज़ो और सोनारा 64 सेमी ड्वार्फ सीड वेराइटीज़ जो है वो इंडिया के लिए भेजी. द subsequently India committed to importing large varieties of both the Lerma Rosso 64 and Sonara 64 varieties in 90, और इंडिया ने इम्पोर्ट की, ठीक है, वो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वेराइटी लर्मा रोज़ो 64 और सोनारा 64. इन 1966 इंडिया इम्पोर्टेड 80 टन. ये ठीक है, ये कब की थी? 1965 में इम्पोर्ट की थी. अब 66 में क्या किया? 18,000 टन्स इम्पोर्ट करवाई, ठीक है, मैक्सिको से. द लार्जेस्ट परचेज एंड इम्पोर्ट ऑफ एनी सीड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, ठीक है, उस टाइम पे लार्जेस्ट इम्पोर्ट था. इन by 1968 when Ehrlich's book was released, William Gord of United States Agency for International Development was, देखो क्या इर्लिच की बुक थी, 1968 में इर्लिच की बुक रिलीज़ हुई. विलियम गॉड ऑफ यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, वो विलियम गॉड थे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी के इंटरनेशनल डेवलपमेंट के. उनने बर्लॉक के वर्क को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा. हाई यील्ड लेड टू शॉर्टेज ऑफ वेरियस यूटिलिटीज़, लेबर टू हार्वेस्ट द क्रॉप, बुलक कार्ट्स टू हॉल इट टू द थ्रेशिंग फ्लोर, जूट बैग ट्रक. हाई यील्ड के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी यूटिलिटीज़ का शॉर्टेज हुआ. कौन कौन सी यूटिलिटीज़ का? कि लेबर कम पड़ गए क्रॉप हार्वेस्ट करने के लिए, बुलक कार्ट नहीं थी, बैलगाड़ी वगैरह नहीं थी, और इनको रखने के लिए थ्रेशिंग फ्लोर अवेलेबल नहीं था, जूट बैग्स नहीं थे, ट्रक्स नहीं थे, रेल कार्स नहीं थी, ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी. इतना ग्रेन हो गया था कि टेम्परेरीली स्कूल बिल्डिंग्स को बंद करवाया गया था ताकि वो यूज़ कर सके, ताकि ग्रेन्स रख सके. यील्ड्स वर 21 मिलियन टन्स. 2000 में 21 मिलियन टन यील्ड थी इंडिया की, और 12 मिलियन टन्स इंक्रीज़ हो गई थी 65 से, ठीक है, और 20.1 मिलियन टन हुई थी 1970 में, और 1974 में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था ऑल सीरियल की प्रोडक्शन में. 2016 में इंडिया का रिकॉर्ड जो रहा है वो 96.4 मिलियन टन रहा है वीट का. अब इनको बॉरलॉग को नोबेल प्राइज़ 1970 में मिला. इतना ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज़ क्या है? द वर्ल्ड फूड प्राइज़ इज़ एन इंटरनेशनल अवार्ड रिकग्नाइजिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल. वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसे मिलता है? जो इंडिविजुअल क्या फूड के डेवलपमेंट में इम्प्रूव मतलब फूड को डेवलप करते हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करके पूरी दुनिया के लिए. द प्राइज़ वॉज क्रिएटेड 1986 में बॉरलॉग ने निकाला था, ताकि पर्सनल अकम्प्लिशमेंट उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके और रोल मॉडल क्रिएट किया जा सके सबके लिए, कि ऐसा काम किया गया है, किया जाता है, इसको ये अवार्ड दिया जाएगा तो लोग मानेंगे इस चीज़ को, लोगों को ऐसे करने की और प्रेरणा मिलेगी. द फर्स्ट प्राइज़ वॉज गिवन टू बर्लॉग्स फॉर्मर कलीग MS स्वामीनाथन को. उनका फर्स्ट अवार्ड मिला था 1987 में. देखो 86 में उन्होंने क्रिएट किया और 87 में MS स्वामीनाथन को दे दिया, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे. उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, ये सब, ठीक है. वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन पूरा बताना ज़रूरी था. अब अपन चलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ आएंगे.